कबीर ने जब गाड़ी से उतरे शख्स को देखा तो खुश हो जल्दी से उनकी तरफ तेज कदमों से बढ़ चला और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। सर आप यहाँ? कर्नल आशीष ने जब कबीर को अपने सामने देखा तो पहले तो दंग रह गए, फिर अगले ही पल हंस पड़े। अरे कबीर, तुम यहाँ भी मिल गए, यह तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था कि अब हम दोबारा इतनी जल्दी तो नहीं मिलेंगे, और जब हम मिलेंगे तुम तब तक तो मुझे भूल ही गए होंगे। कबीर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपको तो मैं क्या कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। आप तो पहली ही मुलाकात में लोगों का दिल जीत लेते हैं। कर्नल आशीष मुस्कुरा दिए। उम्मीद तो यही है कि कोई मुझे भूले ना। वैसे लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। कबीर हंस पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कर्नल आशीष, अरे मैं छुट्टी पर था, घर से आ रहा था तो किसी काम से श्रीनगर आया था। वहाँ पता चला कि मेरा पुराना जिगरी दोस्त कर्नल राणावत यहाँ पोस्टेड है, तो सोचा कि महज 40 किलोमीटर की ही तो बात है, चलकर मिल ही लेता हूँ। वरना उसे पता पड़ गया कि मैं इतने पास आकर उससे मिलकर नहीं गया तो बहुत गुस्सा करेगा। बस यहाँ आ गया और देखो तो तुम भी मिल गए। अब तो रात में यहीं रुक कर जाऊँगा। कबीर, बिल्कुल सर। दोनों बातें करते हुए राणावत सर के पास पहुँच गए। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर कबीर बाहर आ गया और सीधे रावत जी के पास जा पहुंचा। रावत जी उसे देखकर खड़े हुए तो कबीर ने उन्हें वापस बैठने का इशारा किया और खुद भी उनके पास बैठ गया। कबीर, ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? रावत जी, नहीं सर जी, मैं ठीक हूँ। आप भी बेवजह परेशान हो रहे हैं। अरे अपने सीने पर कई बार गोलियां खा चुका हूँ, एक छोटा सा पत्थर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कबीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। रावत जी कबीर के चेहरे पर चिंता के भाव देख रहे थे। आपने खाना खाया? कबीर, अभी भूख नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। वह उठकर वहाँ से चला गया और बाहर निकलकर टहलने लगा। बर्फीली हवाओं के थपेड़े बार बार उसके चेहरे पर पड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फौजी इन ठंडी हवा, रेतीले तूफान, कड़कती धूप और तेज बारिश का सामना करते हुए पहले ही मजबूत बन जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा मजबूत होते हैं उनके इरादे, जो उन्हें हर हालात में देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बनाते हैं। रावत जी भी बाहर निकल कर आ गए और कबीर को टहलते हुए देखने लगे। एक सिपाही वहाँ आया और उनसे पूछा, क्या बात है रावत जी, मेजर सर कुछ परेशान लग रहे हैं? रावत जी, तुम बताओ, अगर तुम्हारे परिवार में किसी को चोट लगे तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? सिपाही, क्यों नहीं लगेगा? रावत जी, यही कबीर सर के साथ हुआ है आज। हम लोगों के परिवार तो बहुत दूर होते हैं, यहाँ तो हम सभी एक दूसरे का परिवार हैं, साथ में हंसते हैं, रोते हैं, चोट भी लगती है और शहीद भी हो जाते हैं। ऐसे वक्त पर हमारे साथ हमारा परिवार नहीं बल्कि हम लोगों का साथ होता है। सिपाही, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। रावत जी, जब भी कबीर सर की टीम में से किसी को गोली तो क्या, अगर चोट भी लग जाए तो वो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं और फिर ऐसे ही टहलते हैं। कुछ वक्त बाद अपने दोस्तों को फ़ोन कर उनसे बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौट आते हैं। पिछले 6 महीनों से तो यही देख रहा हूँ मैं। सिपाही मुस्कुरा दिया। लगता है कोई बहुत खास दोस्त है इनका, जिससे अपना मन हल्का कर लेते हैं। ऐसा साथी होना भी चाहिए। आखिरकार हम भी तो इंसान हैं। हमारा भी मन करता है कि कोई ऐसा हो कि जिससे हम अपने सारे मन की बातें कह सकें। दोनों कबीर को देखने लगे। उसने फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया, पर शायद फ़ोन मिल नहीं पाया था। कबीर ने फ़ोन अपनी जेब में रखा और वापस अपने कमरे में लौट गया। कर्नल आशीष शाम को सभी सोल्जर्स के साथ बैठे, उनसे अपने अनुभव बांटे और उनकी बातें भी सुनी। जय उनसे मिलकर काफ़ी खुश था। ऋषभ किसी काम से मार्केट गया था। काम खत्म कर वह वापस लौट ही रहा था कि उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तेजस्विनी जल्दी आ। ऋषभ ने यह सुना तो रुक गया और पलटकर इधर उधर देखने लगा। तेजस्विनी, कहीं ये मेरी वाली तो नहीं? वह अब थोड़ा इधर उधर बढ़कर देखने लगा। जब तेजस्विनी कहीं नहीं दिखी तो ऋषभ की जान में जान आई, बच गया। काश ये लड़की जितनी मासूम दिखती है वैसी ही होती तो कितना अच्छा होता। वह अपने रास्ते निकल गया। स्विनी और राशि श्रीनगर पहुंच चुकी थी।
वहाँ उन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और सीनियर को रिपोर्ट किया, जिसके बाद उनको अलॉट किए क्वार्टर में वो आ गईं। दोनों आकर बिस्तर पर गिर पड़ीं। स्विनी, यार बहुत थकान हो गई, अब तो बस सोने का मन है। राशि उठ बैठी। हमें कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है ना, आज शाम से लेकर रात तक का तो वक्त अपना है, क्यों ना कहीं घूम कर आए। स्विनी, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है और तुम्हें घूमने का मन है, जाओ तुम अकेले, हम नहीं जाएंगे, पहले कश्मीर के मौसम की आदत तो डालने दो। राशि उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर का नज़ारा देखते हुए बोली, वैसे कश्मीर है बहुत खूबसूरत, इसे यूं ही स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्विनी, चलना यार, बस थोड़ी देर। स्विनी, हमने कहा ना कि हम बहुत थक गए हैं और कहीं जाने की हिम्मत तो क्या, एक कदम उठाना भी भारी पड़ रहा है हमें। राशि अब उदास चेहरा बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो मैडम। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अगले ही पल जोर से चिल्लाई, स्विनी जल्दी आ, और वो देख सामने मेजर तूफान खड़े हैं। हाँ, ये वही है ना। स्विनी ने जब यह सुना तो सारी थकान भूलकर उठ खड़ी हुई और तेजी से भागकर खिड़की के सामने आ गई। वह बाहर देखते हुए बोली, कहाँ है मेजर सर। राशि उसे हड़बड़ाया देखकर जोर से हंसने लगी और स्विनी की नकल उतारने लगी। अभी हम बहुत थक गए हैं, एक कदम उठाना भारी पड़ रहा है, अब ये क्या था जो तू इतनी तेजी से भाग कर आई। स्विनी हैरानी से बोली, इसका मतलब तुमने। राशि, हाँ, मैंने झूठ बोला था। यार तू बदल गई है, सर का नाम सुनते ही दौड़ पड़ी, लेकिन मेरे लिए एक कदम भी नहीं चल सकी। स्विनी उसकी नौटंकी देखकर हंस पड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, सच में मांग मत लेना। राशि हंसने लगी, सही है भोली चिड़िया, मेरी संगत का असर आ रहा है। स्विनी, बिल्कुल, सब आपकी कृपा है गुरु माता। रात को साथी जवानों ने जय को परेशान करने का सोचा। उन्होंने जय से कहा कि वो आज नॉनवेज खाना खाएगा वरना भूखा ही रहेगा। जय भी अपनी जिद पर अड़ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। जब ट्रेनिंग में नहीं माना तो फिर अब कैसे मान जाऊं। साथियों ने तय किया कि इसे घंटे भर परेशान करते हैं और उसके बाद खाना दे देंगे। जय जाकर एक और अकेले बैठ गया। छोटा हूं तो क्या, परेशान करते हैं मुझे, मैं देखने में शरीफ हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो सभी को उनके ही जाल में फंसा सकता हूँ। दूर खड़े कर्नल आशीष यह सब देख रहे थे। वो कुछ सोचकर अपने कमरे में गए जहाँ वो आज रात रुकने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब वे वापस आए तो उनके हाथ में एक टिफिन था। कर्नल आशीष जय के पास पहुंचे। क्या हुआ, साथियों ने आज खाना नहीं खाने दिया? सब देखा मैंने, यह सभी हमारा परिवार है और हर परिवार में बच्चे अलग अलग तो होते ही हैं। जैसे कुछ बच्चे शरारती होते हैं तो कुछ शांत भी होते हैं। ये लोग बस तुम्हारी खिंचाई कर रहे हैं। जय, हाँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझे। कर्नल आशीष हंस पड़े। तुम्हारे उतरे चेहरे को देखकर यह बात पता पड़ रही है। कहते हुए उन्होंने अपना टिफिन उसकी ओर बढ़ा दिया। जय, ये। कर्नल आशीष, घबराओ मत, वेज खाना है, छुट्टी मनाकर घर से आ रहा हूँ तो मेरी बीवी ने खाने की कुछ चीज़ें इसमें रख दी थी, यह तुम खा लो, बहुत टेस्टी खाना बनाती है मेरी बीवी। जय, लेकिन सर ये तो आपके लिए है ना, मैं कैसे ले सकता हूँ। कर्नल आशीष, खाने पर सबसे पहला हक भूखे का होता है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा ना, आराम से खाओ, ये तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर है। जय ने टिफ़िन ले लिया। उसकी नज़र अब टिफ़िन पर आगे प्रिंटेड फ़ोटो पर पड़ी जिस पर कर्नल सर के साथ एक 8-10 साल के बच्चे का फ़ोटो था। कर्नल आशीष, क्यूट है ना। जय, हाँ सर, बहुत क्यूट है। कर्नल आशीष, ये मेरा बेटा है, इसी ने मुझे लंच बॉक्स गिफ्ट किया कि वो तो मेरे साथ नहीं रह सकता, लेकिन उसका ये गिफ्ट हमेशा मेरे साथ रहे। हर सफ़र पर साथ लेकर जाता हूँ इसे, इसलिए इसे वापस लौटाना मत भूलना। सर वहाँ से चले गए। जय ने आराम से बैठकर खाना खाया। खाना वाकई में टेस्टी था। थोड़ी देर बाद जय सर को टिफ़िन देने के लिए गया तो देखा कि वो सीओ सर के साथ बातों में बिजी थे, इसलिए वापस लौट आया। उसने सोचा कि सुबह दे दूंगा और साथ ही थैंक यू भी बोल दूंगा। कबीर अपना काम निपटाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपना फ़ोन निकाल कर एक कॉल की। दूसरी तरफ देव भी बाहर फील्ड में बैठा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा।
उसने जब फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो कबीर का नाम दिखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने फटाफट से कॉल रिसीव की और बोला, आ गई याद अपने भाई की? धोखेबाज, सभी के लिए टाइम है तेरे पास, लेकिन अपने भाई के लिए नहीं। कबीर धीरे से बोला, सॉरी। देव उसकी आवाज़ से भाप गया कि कबीर उदास है। क्या हुआ, तू ठीक है ना? कबीर मायूस हो बोला, आज एक बार मैं फिर हार गया देव। देव शांत हो गया क्योंकि वो जानता था कि कबीर की इस हार का मतलब क्या है और आज क्या हुआ होगा। कबीर ने उसे बताया कि कैसे लड़के को पकड़ने के दौरान रावत जी और जय को चोट लगी। देव, कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कबीर, अब तुझे क्या पता था कि ऐसा होगा? कबीर, फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए था। वो मेरी टीम है देव, और यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी टीम का हर मेंबर सुरक्षित रहे। अगर किसी को भी गोली लगती है या घायल होता है तो इसका मतलब यही है कि मैं अपनी ड्यूटी में कहीं चूक गया। ये मेरी हार है और मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं हारना चाहता। कहते हुए कबीर चुप हो गया। देव, सबसे पहले तू रिलैक्स कर। मैं तेरी बात समझता हूँ और हर टीम लीडर इसी फीलिंग को फेस करता है जब ऐसी कोई अनहोनी होती है। तो ये क्यों नहीं देख रहा कि अचानक से बिगड़े हालात में तूने सही समय पर सही फैसला लिया और बाकी जवानों को सेव कर लिया, वरना उन्हें भी चोट लग सकती थी। भाई, ऐसे परेशान होने से काम नहीं चलेगा। कबीर थोड़ा शांत हो गया। देव, तूने खाना खाया? कबीर, नहीं, अभी भूख नहीं है। देव, जानता था मैं कि तू उदास होगा तो खाना नहीं खाएगा। वैसे तुझे एक बात बताऊं? कबीर, हाँ। देव, कुछ देर पहले रावत जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। कबीर मुस्कुरा दिया। ये नहीं मानेंगे, कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे पूछे बिना तुझे मेरे बारे में कुछ ना बताएं। देव, अब चुपचाप खाना खा लेना, अगर नहीं खाया तो मैं सीधे वहां आ जाऊंगा, फिर चाहे मुझे छुट्टी मिले या ना मिले। कबीर हंस दिया, खा लूंगा खाना। दोनों दोस्त अब खामोश हो गए, फिर एक साथ बोले, तेरी बहुत याद आती है। दोनों ही अब एक दूसरे पर हंस पड़े कि तभी पीछे से ऋषभ मंजीत आ देव के पास बैठ गए। उन्हें देख देव ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मंजीत, अच्छा, दो प्रेमियों का चुपके चुपके इजहार हो रहा है। देव, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मंजीत, क्यों नहीं होगी, तेरे चक्कर में कबीर मुझे भूल रहा है। देव, हाँ, बस यही दिक्कत है तेरी कि कबीर जरा सा मुझसे बात कर ले तो तेरा यही रोना शुरू हो जाता है। कबीर ऋषभ उन दोनों के झगड़े को देख हंस दिए। ऋषभ, देख ले मंजीत, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू ना फालतू है। मंजीत, हाँ हाँ, तेरे लिए तो जैसे कोई पलकें बिछाए बैठा है। कबीर, बंद करो लड़ना, अब तो बड़े हो जाओ। मंजीत ने कबीर को ऋषभ का बेंगलुरु वाला सारा किस्सा सुना दिया। कबीर जोर से हंस दिया, साथ में मंजीत और देव भी हंस रहे थे। ऋषभ झेप कर उठा और वहां से भाग गया। मंजीत, अरे अपना रावण तो शर्मा गया। देव, क्या करे बेचारा, 4 बच्चों की अम्मा जो मिल गई। देव अब कबीर से बोला, यार कबीर, छुट्टी ले लेना, हम भी ले लेंगे, तारा मौली भी बोल रही थी। कबीर पहले तो बताने को हुआ कि उसने छुट्टी ले ली है, फिर चुप लगा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त पर छुट्टी कैंसिल हो जाए। कुछ देर सभी ने बातें की, फिर फ़ोन रख दिया। कबीर अब वापस कमरे की तरफ लौट पड़ा कि उसके पास एक मैसेज आया, जिसे पढ़ उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और गंभीर भाव दिखने लगा।